पर चर्चा करेंगे। दूसरे टॉपिक का नाम है कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। और एक बात याद रखना, अब से हम जो भी आगे पढ़ाएंगे तो आपको जो नोट्स हम बोर्ड पर समझाएंगे ठीक उसी स्टाइल में समझाएंगे जिस स्टाइल में एग्जाम में आंसर लिखा जाता है, ताकि उसी तरीके से समझाएं, उसी तरीके से आप लोग समझें, उसी तरीके से आपके पास नोट्स रहे और धीरे धीरे उसी तरीके से आंसर राइटिंग आप अपने आप सीख जाएंगे। ठीक, तो देखिए जैसे मान लो ये टॉपिक है कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, इसे कहते हैं कृषि में पूंजी निर्माण। तो अगर सवाल आ जाएगा किसी में पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं, समझाइए, कुछ भी आ जाए, तो कोई भी आ जाए तो पहले क्या बताना है, क्या है, अर्थात इसकी परिभाषा बतानी है। देखो मैंने परिभाषा लिख दी है, फिर एग्जांपल लिख दिया है, फिर हमने बताया है सरकार के प्रयास, सरकारें क्या क्या कर रही हैं, तो सरकारें क्या क्या कर रही हैं इसके बारे में पूरा का पूरा बता देना है, सरकारें क्या क्या कर रही हैं। ठीक, फिर इसकी चुनौतियां क्या है, चैलेंजेस क्या है, चुनौतियों पर बात करनी है। ठीक, फिर आगे की राह क्या है, यानी भविष्य का क्या रास्ता बन सकता है। इतने सेक्शन किसी आंसर के होंगे, इस आंसर के इतने सेक्शन होंगे। तो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसके आंसर को जितने सेक्शन में लिखा जा सकता है, जितने पार्ट में तोड़ के लिखा जा सकता है, हम टॉपिक भी उसी तरीके से पढ़ाएंगे। समझ में आगे बात? विपिन, माधुरी, सबको समझ में आगे बात? ठीक, बताया जाए आप लोग। अच्छा, को लिख करके खिचड़ी बन जाती है, खिचड़ी समझते हो ना? ठीक, कल हम कहते ना पूंजी निर्माण, कृषि में पूंजी निर्माण। कल हम कहते ना कि इकोनॉमी का एग्रीकल्चर ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर से अलग है। ठीक, तो यही अलग है। तो सोचो, देखो क्या अलग है। कृषि में पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? ठीक, समझना, पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है। पूंजी निर्माण से आशय यह होता है कि हम किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना निवेश कर रहे हैं, हम बांध के बनाने में कितना निवेश कर रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने में कितना निवेश कर रहे हैं, नहरें बनाने में कितना निवेश कर रहे हैं, कृषि के आधुनिकीकरण के, ठीक, चीजें कितनी समझ में आ रही है, यही सारी बातें, ठीक, कृषि में पूंजी निर्माण कहलाता है। तो आइए सीधे आपको कैसे आंसर लिखना है उसी हिसाब से आपको समझाते चलते हैं, आप लोग एकदम समझ जाओगे। तो कृषि में पूंजी निर्माण को अंग्रेजी में कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर। तो सबसे पहला बात तो यही उठनी चाहिए, आंसर में यही लिखना चाहिए, समझने में भी यही समझना चाहिए कि आखिर कैपिटल फॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर है क्या, ये किस बला का नाम है, किसे कहते हैं कृषि में पूंजी निर्माण। याद रखिएगा, कृषि में पूंजी निर्माण से तात्पर्य है कृषि से जुड़ी अवसंरचना में निवेश करना, कृषि से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करना, एग्रीकल्चर इंफ्रा में पैसा लगाना। जैसे बांधों का निर्माण करना, तभी तो नहरें बना करके खेतों में पानी ले जाओगे। ठीक, पावर प्लांट का निर्माण करना, तभी तो बिजली बनाओगे और खेतों को बिजली सप्लाई करोगे। भूमि सुधार करना, लैंड रिफॉर्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाना, यानी वे सभी काम करना जिससे हमारी कृषि का आधुनिकीकरण होता है, हमारी खेती का आधुनिकीकरण होता है। उन सभी चीजों में निवेश करना ही कृषि में पूंजी निर्माण कहा जाता है। मान लीजिए सरकार बजट लेकर के आई और सरकार कहती है कि हम इस साल 1,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे बिजली बनाने में, ताकि खेतों को बिजली पहुंचाई जा सके, हम नहरें बनाने में निवेश करेंगे, हम डैम बनाने में निवेश करेंगे, हम तालाब बनाने में निवेश करेंगे, हम ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाने में निवेश करेंगे, हम फर्टिलाइजर कंपनियां बनाने में निवेश करेंगे। इसका मतलब सरकार कृषि में पूंजी निर्माण कर रही है। तो कृषि में पूंजी निर्माण से तात्पर्य होता है कृषि से जुड़े इंफ्रा में निवेश करना, जैसे बांधों का निर्माण करना, पावर प्लांट का निर्माण करना, भूमि सुधार इत्यादि करना, ये सब कृषि में पूंजी निर्माण कहा जाता है। ठीक, तो आइए देखते हैं वर्तमान में हमारी सरकार कृषि में पूंजी निर्माण के लिए क्या क्या कर रही है, तो सरकार के प्रयास क्या है। ठीक, तो सरकार ग्रामीण सड़कों का निर्माण कर रही है, गांव में सड़कों का निर्माण कर रही है, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चला रही है। जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आप लोगों ने नाम सुना होगा, आपके गांव में पक्की सड़कें बनती हैं इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से। यह प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पक्की सड़कें इसलिए बनाई जाती हैं ताकि खेती का विकास हो। आप कहोगे पक्की सड़कों से खेती का क्या लेना देना है? अरे भैया, जब सड़कें नहीं रहेंगी तो ट्रैक्टर हुआ, मशीनरी हुआ, ये फर्टिलाइजर हुआ, ये सब खेती में पहुंचेंगी कैसे? और इन्हीं सड़कों के माध्यम से ही तो खेती में जो उत्पादन हो रहा है वो बाहर निकलेगा। ठीक, समझ में आ गई बात? जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसके तहत मनरेगा लाई गई है। मनरेगा क्या है? ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है। यानी मनरेगा का उद्देश्य है गांव के लोगों को, गांव के मजदूरों को गांव में ही रोजगार देना। ये बात तो समझ में आती है। लेकिन मनरेगा के थ्रू किया क्या जाता है? मनरेगा के थ्रू गांव में कच्ची अवसंरचना का निर्माण किया जाता है, मिट्टी की सड़कें बनाई जाती है, पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदे जाते हैं, ठीक, खेतों की मेड़बंदी की जाती है, तालाबों की खुदाई की जाती है। तो सरकार तमाम ग्रामीण सड़कों पर काम कर रही है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सरकार ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम पर काम कर रही है। इसके माध्यम से गांव में खेती किसानी से जुड़ी अवसंरचना का निर्माण कर रही है। ठीक, सरकार बागवानी में निवेश कर रही है, सरकार फूलों की खेती में निवेश कर रही है, सरकार पशुपालन में निवेश कर रही है, सरकार मछली पालन में निवेश कर रही है। और साथ साथ सरकार, आप गौर से देखिएगा तो देश के विभिन्न हिस्सों में, चाहे बागवानी की बात हो, चाहे फूलों की खेती की बात हो, चाहे पशुपालन की बात हो, चाहे मछली पालन की बात हो, इन सब में सरकार ढेर सारा निवेश कर रही है। यह ढेर सारा निवेश ही क्या कहलाता है? कृषि में पूंजी निर्माण का हिस्सा है। जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूं, सरकार कई जगह हिमाचल स्टेट में, कश्मीर में, उत्तराखंड में, जहां बागवानी होती है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक, कोल्ड स्टोरेज बना रही है, वहां वेयर हाउस बना रही है ताकि बागवानी की फसलों को तोड़ करके रखा जा सके, मार्केट में लाया जा सके। सरकार वहां स्थानीय स्तर पर पैकिंग इंडस्ट्री को बना रही है ताकि सेव तोड़ करके, संतरे तोड़ करके पैक किए जा सके। सरकार फूलों की खेती कर रही है। जैसे मान लो वाराणसी के आसपास फूलों की खेती हो रही है, तो सरकार क्या कर रही है? बनारस के हवाई अड्डे से ही विशेष विमान वहां खड़े रहते हैं, फूल तोड़ के लाओगे, जहाज से फूल दिल्ली लाया जाता है, क्योंकि जब तक ट्रेन से लाओगे तब तक वो सारे फूल खराब हो जाएंगे। ठीक, समझ में आ गया? तो फूलों की खेती संबंधित अवसंरचना का निर्माण कर रही है। पशुपालन से संबंधित ढेर सारे कर्ज दे रही है, ढेर सारे लोन दे रही है। आपको याद करो, नाबार्ड योजना हम बताए थे, जिसमें 50 देसी गायों का पालन करना था, उसके लिए लोन दे रही है। मछली पालन के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना चल रही है, जिसके लिए मछुआरों को कर्ज दे रही है मछली पालन के लिए। ठीक, जहां जाओ मछली पालन हो रहा है, वहां पैकिंग इंडस्ट्री खड़ी कर रही है ताकि मछली को धुला जाए, बढ़िया से पैक करके बाहर तक सप्लाई कर दिया जाए। इन सब में निवेश कर रही है और यही कहा जा रहा है कि कृषि में पूंजी निर्माण। आप देखिएगा तो देश में विभिन्न जगहों पर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, में भी सरकार निवेश कर रही है। जैसे कई जगह इनेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाए जा रहे हैं।
हमारे हर जिलों की मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक मंडियों में तब्दील किया जा रहा है। यानी जिले की जो सरकारी मंडी होती है जहां कृषि उपज बिकती है, हर जिले की मंडी को पूरे देश की मंडियों से जोड़ दिया जा रहा है। उसी को कहते हैं ई नाम। आप देखोगे कि जिला स्तर पर जो बाजार हैं या कस्बाई स्तर पर बाजार हैं, वहां बाजारों में जो एपीएमसी मंडियां हैं, इन एपीएमसी मंडी किसे कहते हैं अभी आगे पढ़ाएंगे। ठीक, एपीएमसी मंडियों में 3 सेट डाले जा रहे हैं, तौलने वाले स्थान बनाए जा रहे हैं, उपज बिक्री कहां होगी ये सब बनाया जा रहा है, ये सारी चीजें की जा रही है। ये सब क्या है? ये सब कृषि में पूंजी निवेश ही है। ठीक, जगह जगह जल निकायों की मरम्मत किया जा रहा है। ठीक, जो कुएं हैं, दक्षिण भारत में कुएं और तालाबों से सिंचाई होती है, तो उनकी मरम्मत की जा रही है। इन जल निकायों की बहाली पर में निवेश किया जा रहा है, अर्थात उन पर खर्च किया जा रहा है। माइक्रो इरिगेशन पर काम किया जा रहा है, सूक्ष्म सिंचाई पर काम किया जा रहा है, जिसे आप ड्रिप इरिगेशन कहते हो, फव्वारे वाली सिंचाई कहते हो। माइक्रो फाइनेंस पर, सूक्ष्म वित्त पर काम किया जा रहा है, अर्थात किसानों को छोटा छोटा कर्ज दिया जा रहा है, छोटा छोटा लोन दिया जा रहा है। ठीक, माइक्रो इंश्योरेंस पर काम किया जा रहा है, सूक्ष्म बीमा दिया जा रहा है। जैसे कोई किसान भैंस खरीदा तो भैंस का बीमा हो गया, बकरी खरीदा, बकरी पालन किसान कर रहा है, बकरी पालन का बीमा हो जा रहा है, एक एक बकरी का बीमा हो जाता है, मुर्गी का भी बीमा हो जाता है। मुर्गी का भी, कोई मुर्गी पालन कर रहा है तो मुर्गियों का बीमा होता है, कोई मछली पालन कर रहा है तो मछलियों का बीमा होता है। इसे माइक्रो इंश्योरेंस कहते हैं। ठीक, छोटे छोटे कर्ज भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसे माइक्रो क्रेडिट किया जा रहा है। इन सब पर सरकार खर्च कर रही है और ये सारा कृषि में पूंजी निवास के अंतर्गत आता है। एक और अभी सरकार ने हाल में प्रयास किया था, पिछले साल से ये प्रयास किए गए। सरकार ने कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्र में नए विकास ध्रुवों का निर्माण करेंगे। आप कहोगे कि ग्रामीण क्षेत्र में नए विकास ध्रुवों का निर्माण क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में ये नया शब्द है, अभी तक इस शब्द को आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक, ये शब्द पहली बार आप लोग सुन रहे होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में नए विकास ध्रुव। सरकार ने इसे नाम दिया कि हम ग्रामीण क्षेत्र में नए विकास ध्रुवों का निर्माण करेंगे। तो आप कहोगे ग्रामीण क्षेत्र के नए विकास ध्रुव क्या है? ठीक, तो है ये है कि सरकार का कहना है कि मान लीजिए ये कोई ग्रामीण इलाका है, मान लीजिए 10-20 गांव का एक क्षेत्र है, कृषि का क्षेत्र है। सपोज दैट यहाँ जो फसल होती होगी, तो सरकार कह रहे हैं कि इस इलाके में हम बीच का जो ब्लॉक का केंद्र होगा, जहां हमको जगह मिलेगी, जो सरकारी जगह मिलेगी, ठीक, यहाँ क्या करेंगे, हम वेयर हाउस बनाएंगे, यानी गोदाम बनाएंगे। ठीक, यहीं पर हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। ठीक, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, यहीं पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाएंगे, यानी मान लो यहाँ कोई सेव का खेती हो रहा है तो फल जूस बना दिया जाएगा, मिर्च का खेती हो रहा है तो अचार बना दिया जाएगा, आंवले का खेती हो रहा है तो आंवले का जूस बना दिया जाएगा, आलू की खेती हो रहा है तो मन करे तो आप आलू कोल्ड स्टोरेज में रखिए या फूड प्रोसेसिंग में जाकर के आलू का चिप्स बनवा लीजिए। ठीक, गोदाम बनाए जाएंगे ताकि गेहूं धान की जो खेती करते हैं गोदामों में रख दें। ठीक, यहीं पर मार्केट का भी विकास किया जाएगा, यहीं पर एक मंडी बना दी जाएगी। ठीक, और साथ साथ ये जितने गांव हैं यहीं पर ठीक मंडी बना दी जाएगी, ये जितने गांव हैं यहीं पर बैंक खोल दिया जाएगा। ठीक, यहीं पर कृषि से जुड़े जो सूचना केंद्र होंगे, सरकार के किसी के जो विभाग होंगे, यहीं पर एग्रीकल्चर विभाग ब्लॉक का, जिले का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यहीं खोल दिया जाएगा। और फिर समस्त गांवों को, मान लीजिए ये गांव हैं, ठीक, ये गांव हैं, समझना ये गांव है, इन सबको इससे जोड़ दिया जाएगा। यानी इस इलाके के, मान लीजिए कोई इलाका है, इस एरिया में या कोई ब्लॉक है, मान लीजिए 100 ग्राम पंचायत है, 100 ग्राम पंचायत है, इन 100 ग्राम के पंचायतों को इसी से जोड़ दिया जाएगा और इसे कहा जाए विकास ध्रुव। ठीक, विकास ध्रुव इसे कह रही है सरकार, ये हमारे विकास ध्रुव होंगे। अभी पिछले साल इस पर बात चल रही थी, सरकार एग्रेसिव मोड में है। यकीन मानिए अब की बार जो बजट आएगा, इस साल सरकार इस विकास ध्रुव पर बहुत काम करेगी। सरकार का कहना है कि अगर हम हर प्रदेश में ऐसे 100 भी बना देंगे तो ये जो ये विकास ध्रुव, यानी ये जो एरिया होगा, ये इंजन की तरह काम करेगा। जैसे ट्रेन का इंजन से इस डिब्बों को खींच के ले जाता है, वैसे जो हमारा विकास ध्रुव होगा, ये इस 100 गांवों के विकास का वाहक बन जाएगा, इन 100 गांवों का डेवलपमेंट कर देगा। अब अगर किसी जिले में 10 ऐसा खोल दिए तो 10 विकास ध्रुव हो जाएंगे, वो जिले का विकास कर देंगे। किसी प्रदेश में 500, 1000, यूपी जैसा प्रदेश है तो हजारों की संख्या में होगा, उत्तराखंड, हिमाचल है तो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो सरकार कल्पना कर रही है कि हमारे नए विकास ध्रुव होंगे और ये हमारी खेती को, हमारी किसानी को आधुनिकीकरण करने में बहुत ही बेहतर रोल निभाएंगे। तो कुल मिला जुलाकर के जो सरकार विकास के नए विकास ध्रुवों पर काम कर रही है, इसके तहत गांव में जो शहरी सुविधाएं मिलेगी, गांव में नया प्रकार का इंफ्रा किया जाएगा, इस पर भी जो पैसा खर्च कर रही है वो अभी कृषि में पूंजी निर्माण के तहत ही आता है। साथ साथ सरकार न्यू फर्टिलाइजर सब्सिडी लेकर के आई है। ठीक, इसका मतलब यह है कि पहले जो सब्सिडी दी जाती थी केवल यूरिया खाद पर दी जाती थी, पहले जो सब्सिडी दी जाती थी वह केवल और केवल यूरिया खाद पर दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने कहा, अर्थात होता क्या था कि यूरिया खाद तो सस्ती हो जाती थी लेकिन अन्य खादें महंगी होती थी। तो किसान क्या करता था, सस्ते के चक्कर में अपने खेतों में यूरिया खाद अधिक डालता था। हो सकता है उस खेत को यूरिया खाद की जरूरत न हो, फिर भी वो यूरिया खाद ही अधिक डाल देता था। इससे उसे कोई फायदा भी नहीं मिलता था, उल्टे उसकी मिट्टी बंजर हो जाती थी। तो सरकार ने कहा कि अब हम सिर्फ यूरिया खाद पर सब्सिडी नहीं देंगे। सरकार ने कहा हम न्यू फर्टिलाइजर सब्सिडी लेकर के आ रहे हैं, जिसे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी भी कहा जाता है, आगे बताएंगे। सरकार ने कहा जितने भी प्रकार की फर्टिलाइजर है हम सब पर सब्सिडी देंगे। ठीक, ऐसा नहीं करेंगे कि किसी एक को सस्ता कर देंगे, किसी एक को महंगा कर देंगे। तो सभी प्रकार की फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि मिट्टी को मजबूत किया जा सके। तो इन सब पर जो निवेश हो रहा है, सब कुछ कृषि में पूंजी निर्माण के तहत ही आता है। अब चुनौतियां हैं। चुनौतियां क्या है? सरकार के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज ये है कि सरकार बड़े वित्तीय दबाव में है, फाइनेंशियल दबाव में है। ठीक, क्योंकि एक तरफ सरकार को किसानों के कल्याण के लिए सब्सिडी देनी पड़ती है, जो हर साल पैसा देना पड़ता है। जैसे सरकार को फर्टिलाइजर पर सब्सिडी देनी पड़ती है, खाद पर सब्सिडी देनी पड़ती है, सरकार को फूड पर सब्सिडी देनी पड़ती है, यानी एमएसपी पर अनाज खरीदे जाते हैं और सस्ती कीमत पर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये किलो पर राशन की दुकानों पर बांटे जाते हैं। मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है प्रति व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से। ये क्या है? फूड सब्सिडी है। सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर सब्सिडी देती है, किसानों को बिजली सस्ती देती है, यानी बिजली बनाने वाली कंपनियों से सरकार बिजली महंगी खरीदती है और किसान को बिजली सस्ती देती है। फ्यूल पर, ईंधन पर भी सरकार तमाम प्रकार की सब्सिडी देती है। यानी सरकार वित्तीय दबाव में है कि एक तरफ उसे किसानों के कल्याण के लिए हर साल भारी मात्रा में पैसा इन पर खर्च करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि कृषि के दीर्घकालिक विकास के लिए कृषि पूंजी निर्माण में निवेश भी आवश्यक है। यानी सरकार बड़ी अजीबोगरीब स्थिति में है। सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा लिमिट है। ये गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी हमारे पास पैसा है
सरकार कहती है कि जो भी हमारे पास पैसा है, अब इस पैसे से सरकार कहती है, एक तरफ हम देखते हैं तो लगता है कि हमें कृषि में निवेश करना चाहिए, यानी हमें एग्री इंफ्रा में, हमें कृषि अवसंरचना में निवेश करना चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। यह दूरगामी लाभ के लिए बहुत जरूरी है, खेती के आधुनिकीकरण के लिए बहुत जरूरी है, किसान की तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो सरकार कहती है कि एग्रीकल्चर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम एग्रीकल्चर इंफ्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो खेती का आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा, कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक, आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा। और जब कृषि का आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा तो हमारी कृषि हमेशा पिछड़ी रह जाएगी। आज भी कृषि प्रॉफिट का सौदा हम नहीं बना पाए हैं। तो सरकार कहती है कि हमारे पास दिक्कत है कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रा में इन्वेस्ट करेंगे तभी कृषि का आधुनिकीकरण होगा। और एग्रीकल्चर इंफ्रा में इन्वेस्ट का मतलब कृषि में पूंजी निर्माण, कृषि में पूंजी निर्माण। तो एक तरफ तो सरकार ये भी कहती है कि सबसे जरूरी ये है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हमें जो डेली टू डेली हर साल, ठीक, किसान के कल्याण के लिए हम जो सब्सिडी देते हैं, किसान के कल्याण के लिए जो हम सब्सिडी देते हैं, इसे भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। तो सरकार बड़े दबाव में है। सरकार जानती है इधर जाना है तो इसको छोड़ना होगा, इसको छोड़ेंगे तुरंत हल्ला लोग करने लगेंगे, साथ साथ इनका भी नुकसान होगा। अब सरकार के पास सीमित पैसा है तो सरकार फाइनेंशियल प्रेशर में है। यही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे उस पैसे का हम कैसे इस्तेमाल करें कि इधर भी सब लोग संतुष्ट रहे। तुरंत आंदोलन करने लगेंगे और जरूरी भी है। अगर यहां सब्सिडी हटा लेंगे तो कृषि उपज बहुत महंगी हो जाएगी, किसान खाद इतनी महंगी हो जाएगी, पानी इतनी महंगी हो जाएगी, बिजली इतनी महंगी हो जाएगी, किसान निवेश नहीं कर पाएगा, और किसान निवेश नहीं कर पाएगा तो उत्पादन गिर जाएगा। दूसरी तरफ इसको अगर पूरा करते हैं तो यहां दिक्कत हो रही है, यहां अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम लॉन्ग टर्म अपनी खेती को प्रॉफिट में बना नहीं सकते हैं। यही चुनौती है। इस चुनौती का समाधान क्या है? तो ढेर सारे लोगों ने इस चुनौती का समाधान किया है। उन्होंने कहा भविष्य के भारत का रास्ता यही हो सकता है, ठीक, आगे का रास्ता यही हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़कर तेजी से निवेश करना चाहिए। लोगों ने सलाह दिया कि कुछ क्षेत्रों में सरकार को तेजी से आगे बढ़कर निवेश करना चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां तुरंत लाभ की संभावना न हो, जैसे सरकार को भूमि सुधार पर काम करना चाहिए, सरकार को वनीकरण पर काम करना चाहिए, जहां वन कम हो रहे हैं खेतों के किनारे किनारे पेड़ लगाने पर काम करना चाहिए, सरकार को ग्रामीण सड़कों पर काम करना चाहिए, ठीक, यानी इन क्षेत्रों में सरकार को काम करना चाहिए क्योंकि यहां तुरंत लाभ नहीं है, तुरंत प्रॉफिट नहीं है, तुरंत पैसे की वापसी नहीं है। यहां जो भी लाभ है दीर्घकालिक लाभ है। वन लगेंगे इससे दीर्घकालिक लाभ होगा, ग्रामीण सड़कें बनेंगी इससे दीर्घकालिक लाभ होगा, भूमि सुधार होंगे इससे दीर्घकालिक लाभ होगा। तो लोगों का कहना है कि जहां दीर्घकालिक लाभ हो, तुरंत प्रॉफिट न हो, वहां सरकार को आगे आना चाहिए। साथ ही साथ जहां तुरंत मौद्रीकरण हो सकता है, जहां तुरंत मोनेटाइजेशन हो सकता है, लोगों का कहना है, अर्थशास्त्रियों की राय है कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी जहां से तुरंत पैसे की कमाई हो सके वहां से प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे गांव में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को प्रेरित करना चाहिए। गांव में ई नैम के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ई नैम मतलब क्या? डिजिटल मंडियां, डिजिटल बाजार, जहां ऑनलाइन ही फसल उत्पादों की खरीद फरोख्त हो जाए, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का निर्माण करना चाहिए। नई मंडियों के निर्माण को प्राइवेट सेक्टर के लिए आगे आना चाहिए। लोगों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर कोल्ड स्टोरेज बना ले, जो लोग भी अपनी सब्जी भाजी फल फूल रखें उनसे प्राइवेट सेक्टर तुरंत किराया ले लेगा। ई नैम का विकास प्राइवेट सेक्टर करे, जो लोग अपनी फसल बेचने आएंगे, जो अपने फल सब्जी बेचने आएंगे उनसे थोड़ा सा बिक्री में किराया ले लेगा। नई मंडियों का विकास भी प्राइवेट सेक्टर करे, फसल बेचने और खरीदने वालों से थोड़ा शुल्क ले लेगा। माइक्रो फाइनेंस के सेक्टर में जो छोटे छोटे किसान को लोन दिया जाता है, इसमें भी सरकार प्राइवेट सेक्टर को आगे ले आए, प्राइवेट बैंकों को आगे ले आए, वो छोटा छोटा लोन दे और छोटे छोटे लोन की वसूली करे। ठीक, समझ में आ गई बात? तो आगे का रास्ता यही हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के कृषि में पूंजी निर्माण पर काम करें। सरकार, फिर से सुनिए, आगे का रास्ता यही हो सकता है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के कृषि में पूंजी निर्माण पर काम करें। जो क्षेत्र दूरगामी लाभ वाले हैं, तुरंत प्रॉफिट नहीं देंगे, वहां सरकार रहे। जो क्षेत्र तुरंत प्रॉफिट देंगे वहां प्राइवेट सेक्टर रहे। जैसे जो दूरगामी लाभ वाले हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म, वनीकरण, ग्रामीण सेक्टर, यहां कौन काम करे? यहां पर सरकार काम करे। जहां तुरंत प्रॉफिट हो सकता है, कोल्ड स्टोरेज, ई नैम, नई मंडियों का निर्माण, माइक्रो फाइनेंस, वहां पर प्राइवेट सेक्टर आ गए। साथ साथ सरकार निजी क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए खुद आगे बढ़कर के निवेश करे, यानी पहले पहल सरकार करे, ताकि जब सरकार आगे बढ़कर के पहला पहल करेगी जिससे प्राइवेट सेक्टर आकर्षित होगा। या यूं कहिए कि जो सरकार का निवेश होगा वह क्राउड इन इफेक्ट पैदा करेगा। क्राउड, एक होता है क्राउड आउटिंग इफेक्ट जो हमने समझाया था, जब देश की पूंजी बाहर जाने लगती है। एक होता है क्राउड इन इफेक्ट। क्राउड इन इफेक्ट का मतलब होता है जब बाहर से पूंजी देश में आने लगे। तो लोगों का कहना है यदि खेती किसानी पर काम होगा, यदि खेती किसानी पर काम होगा, ठीक, यदि खेती किसानी पर काम होगा, सरकार खेती में खुद निवेश करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर कहेगा नहीं सरकार निवेश कर रही है, इसका मतलब सरकार रुचि ले रही है। तो इससे क्या होगा? सरकार का निवेश प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउड इन इफेक्ट पैदा कर देगा और प्राइवेट सेक्टर भी कहेगा हम एग्रीकल्चर सेक्टर में निवेश करते हैं, वहां से भी पैसा कमाते हैं। इससे प्राइवेट सेक्टर को तो लाभ होगा ही होगा, हमारी खेती, हमारी किसानी भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये है, यही कुल बात है कृषि में पूंजी निर्माण। इसको कैसे लिखना है तो सीधी सीधी देख लीजिए, कृषि में पूंजी निर्माण। ठीक, अब देखो, ये मत कहना गुरुजी ने आंसर राइटिंग नहीं सिखाई, यही जिस तरह अब यही है, इससे बेहतर आंसर राइटिंग कुछ नहीं हो सकता कि जिस टॉपिक को जिस फॉर्म में लिखना उसी फॉर्म में पढ़ा भी दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, मटेरियल भी दे रहे हैं। ठीक, समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो आ जाइए, तो क्या है कृषि में, तो कृषि में पूंजी निर्माण क्या है? तो पहले इसकी परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, ठीक, फिर बताना है सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है कृषि में पूंजी निर्माण के लिए, ये सरकार के प्रयास बताना है, ठीक, फिर बताना है कि चुनौतियां क्या है, तो चुनौतियों पर बात करना है, फिर बताना है, ठीक, आगे का रास्ता क्या है, तो भविष्य क्या हो सकता है, या आपको एक सलाह देनी है। यही है कृषि में पूंजी निर्माण। तो बताया जाए हमसे, आप लोग टॉपिक करना है, फॉर्मेट कि आज उसको याद आ गया, तो समय करिए सर मेरा मैसेज नहीं देखते, देखो अब देखता हूं, देखो एक मुद्दा आया है, छोटा सा मुद्दा है, कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कृषि की जो मूल संरचना है क्या वो बदल रही है?
क्या कृषि की जो मूल संरचना है वो बदल रही है? क्या कृषि में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो रहा है? तो क्या है कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन? ठीक ठीक क्या है? ठीक कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन। एक बात याद रखिएगा, ठीक, अगर गौर से देखा जाए, रंजो कह रहे निष्कर्ष कैसे लिखा जाएगा? जो आगे का राह है वही निष्कर्ष है। निष्कर्ष को ही हर सवाल का निष्कर्ष नहीं होता है, कुछ सवाल में भविष्य के सुझाव दिए जाते हैं, तो जो आगे का रास्ता है वही तुम्हारा निष्कर्ष है, ठीक ना? मानसी, विनोद एंड विनोद, ठीक, कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन के मायने ये हैं, याद रखना, कृषि निर्वाह आधारित थी, श्रम आधारित थी। भारत की खेती अगर कुछ साल पहले चलेंगे, 10-20 साल पहले चलेंगे, या ढेर सारे क्षेत्रों में आज भी, वो निर्वाह आधारित थी। ठीक, क्या थी? निर्वाह आधारित थी। निर्वाह मतलब खेती बमुश्किल से पेट भर पाती, यानी सिवाय जिंदा रहने के आप अपनी खेती से कुछ भी नहीं कर सकते। सिवाय जिंदा रहने के आप अपनी खेती से, ठीक, कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं निर्वाह आधारित खेती। अगर मान लीजिए कोई किसान खेती कर रहा है और खेती से सिर्फ इतना ही कर सकता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है, जिसे कहते हैं निर्वाह आधारित खेती। यानी कौन से देखिएगा तो खेती निर्वाह आधारित थी। दूसरी चीज, हमारी खेती श्रम आधारित थी, यानी खेती में मशीनों का प्रयोग कम से कम होता था, ठीक, मैक्सिमम काम किसान अपने श्रम से ही करता था। यह भारतीय खेती की पहचान थी। या क्या थी? भारतीय खेती की पहचान थी। याद रखना, यही भारतीय खेती की पहचान थी। लेकिन अगर देखा जाए तो खेती धीरे धीरे बदल रही है, खेती लाभ आधारित हो रही है, खेती अब प्रॉफिट दे रही है। ढेर सारे मौके हैं जहां बेहतर खेती जो लोग कर रहे हैं उनको प्रॉफिट मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। लाभ का मतलब जितना निवेश हम किए उससे ज्यादा का लाभ मिल रहा है। किसान खेती से अगर ठीक ठाक थोड़ा सा जमीन हो, बहुत छोटे खेत में, तो खेती से अपने बच्चों का भरण पोषण कर पा रहा है, उनको शिक्षा स्वास्थ्य दे पा रहा है। यानी धीरे धीरे खेती हमारी प्रॉफिट में तब्दील हो रही है। साथ साथ खेती पूंजी और ज्ञान आधारित भी हो रही है, यानी खेती में नई नई प्रकार की कृषि आ गई है। फ्लोरिकल्चर, फूल की खेती करना है तो कैसे है? या ज्ञान आधारित खेती है। साथ साथ फूल की खेती करने के लिए खेती में पहले ही चरण में बहुत बड़ा निवेश करना पड़ेगा। रेशम के कीट की खेती की जा रही है, मधुमक्खी पालन की जा रही है, शहद खूब 2000 रुपए किलो शहद मार्केट में बेचने आओ, बिक जाएगा, बस ओरिजिनल शहद होना चाहिए। तो शहद की खेती क्या है? सब लोग नहीं कर पाओगे। ठीक, अब तुम लोगों को बोलते हैं हम शहद की खेती करो, तो जितना शहद नहीं उगाओगे उससे ज्यादा मधुमक्खी से खुद को कटवा लोगे, और नहीं खुद को कटवाओगे दूसरों को कटवा डालोगे। तो शहद की खेती करने के लिए नॉलेज चाहिए, कैसे खेती होती है। साथ साथ उसके लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। तुम लोगों को आश्चर्य होगा, सरकार बकरी पालन के लिए भी ट्रेनिंग देती है। आजकल सरकार, जैसे मान लो बैंक से जाए कोई कहे बकरी पालन के लिए कर्ज लेना है, तो कहे कि पहले हमारे कृषि कल्याण विभाग में आओ, बकरी पालन कैसे, उसकी 20 दिन की ट्रेनिंग लो कि बकरी को। अब कहोगे बकरी पालन में कौन ट्रेनिंग? तो हाँ भैया, पता चला बकरी को ऐसा ऐसा कर रही है, खाना नहीं खा रही है, तो इसका मतलब बकरी बीमार है, तो सिखाया जाता है तुम्हारी बकरी बीमार है तो कौन सी दवाई करना है। ठीक, समझ में आ गई बात? बकरी जब बच्चे देने वाली हो तो उसका कैसे ख्याल रखना है, ठंडे में कैसे रखना है, गर्म में भी रखना है। समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? ठीक, तो बकरी पालन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी धीरे धीरे भारत की खेती, ठीक, ज्ञान आधारित पूंजी आधारित में तब्दील हो रही है। और जब खेती ज्ञान आधारित पूंजी आधारित तब्दील होती है तभी वो प्रॉफिट में तब्दील होती है। धीरे धीरे देश का किसान धीरे धीरे ही सही नकदी फसलों की ओर जा रहा है। अब ऐसी बात नहीं है सिर्फ किसान गेहूं चावल ही उगा रहा है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं उगा रहा है। ठीक, किसान फल सब्जी जैसे अधिक लाभ देने वाली फसलों की ओर बढ़ रहे हैं। कई जगह किसान मुख्य फसलों से दूर जा रहे हैं, फल फूल की खेती कर रहे हैं, मसाले इत्यादि की खेती कर रहे हैं। ठीक, इन सबको अपना रहे हैं। आपको दिखेगा कि श्रम आधारित खेती का तीव्र मशीनीकरण हो रहा है। अब बहुत कम जगह गेहूं की कटाई हाथ से की जाती है, कंबाइन मशीन से ही की जाती है। बहुत कम जगह बैलों से जुताई की जाती है, ट्रैक्टर से ही जुताई की जाती है। बहुत कम जगह ऐसा है जो रहर से सिंचाई की जाती है, हर जगह नलकूप से ही की जाती है। बहुत कम जगह ऐसा है जहां दवाई छिड़कने के लिए पहले घोल लेते थे और ऐसे ऐसे छिड़कते थे झाड़ू टाइप का बना करके। मशीनें आ गई हैं, यानी धीरे धीरे भारत की खेती का मशीनीकरण हो रहा है। ठीक, जो शहरी लोग हैं, अगर देखोगे तो भारत के एक वर्ग का आय भी बढ़ रहा है और शहरीकरण भी बढ़ रहा है। इनकम और शहरीकरण बढ़ने के कारण पशु उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूध की डिमांड बढ़ रही है, मक्खन की डिमांड बढ़ रही है, दही की डिमांड बढ़ रही है, घी की डिमांड बढ़ रही है, मीट की डिमांड बढ़ रही है। इन सबकी डिमांड बढ़ रही है। ठीक, और इन सबकी डिमांड बढ़ने से कृषि में पशुधन का भी हिस्सा तेजी से बढ़ रहा है। पहले की तुलना में जाओ घूमो, पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन के फार्म अधिक खुल गए हैं। आज के 10 साल पहले और आज की तुलना करोगे तो आपको पोल्ट्री फार्म अधिक मिलेंगे, बकरी फार्म अधिक मिलेंगे, मछली पालन के तालाब अधिक मिलेंगे। आखिर क्यों है? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ी है। डेयरी पर काम हो रहा है, पशु, ठीक, दूध दही घी मक्खन मीट मांस अंडे मछली झींगा सबकी डिमांड बढ़ी है। और यही बताता है कि हमारी कृषि में संरचनात्मक परिवर्तन हो रहा है। समझ गए? भूमिका समझ गई? विनोद बता। ट्यूशन के साथ गया, ये सही है। ऐसा तो नहीं तुम लोग की क्लास में बर्राकस आ गया है? कोई बर्राकस इस क्लास में तो नहीं है? पता चला यहाँ भी बर्राकस बैठा हो। खेती करते बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। अब कृषि में मूल्य नीति, कृषि में मूल्य नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया। गौर से देखना, हमने कल कहा था ना, इकोनॉमी में जो एग्रीकल्चर पढ़ना है वो किसी के आर्थिक मुद्दों पर ही केंद्रित रहना है। गेहूं बोने के लिए तापमान कितना चाहिए, धान बोने के लिए तापमान कितना चाहिए, इन सब पर केंद्रित नहीं रहता है। ठीक, तो आ जाइए। ठीक, सौरभ कह रहा सर पशुपालन के नाम पर सिर्फ एक बछड़ा है, तो बछड़ा बछड़ा क्या करता है? बछड़ा दूध भी नहीं देगा। बछड़े क्या करता है बताओ? डर गया ममता, एकदम तूफानी भी बक रहा है। भारत में कृषि मूल्य नीति, अब इसको शुरू करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसे पढ़ना है, जो टॉपिक शुरू करना है खत्म करना है, उसी स्टाइल से पढ़ेंगे।
समझ में आ गई बात? लो यही करे मेरे पास मच्छर, मच्छर कौन पालता है रे निधि, मारूंगा, चला जाओ। तो इसको भी उसी स्टाइल में पढ़ाएंगे जैसे लिखे जाते हैं। तो जरूरत क्यों है, पहले इस पर चर्चा करेंगे। या आखिर कृषि मूल्य नीति की जरूरत क्यों है, कृषि मूल्य नीति क्या है, ऐसे समझते हुए चले जाएंगे। कृषि मूल्य नीति का अगर एक लाइन में अर्थ बताना हो तो हम कहेंगे कि कृषि मूल्य नीति से मतलब होता है सरकार ऐसी नीति लेकर के आती है ताकि किसान को उसकी उपज की उचित कीमत मिल सके, अच्छी कीमत मिल सके, किसान को अच्छी कीमत मिल सके, उसकी उपज की अच्छी कीमत मिल सके। और उपज की अच्छी कीमत मिलने के लिए जितनी नीतियों की जरूरत होती है उन सबको कृषि मूल्य नीति कहते हैं। समझना। तो आपसे कोई कहे कि कृषि मूल्य नीति क्या है, तो एक लाइन में कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए सरकार ढेर सारी नीतियां लेकर के आती है। उन सभी नीतियों को कृषि मूल्य नीति कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि मूल्य नीति कहते हैं। ध्यान से समझ में आ गई बात? फिर से सुनिए। किसान को उसकी उपज की अच्छी कीमत मिल सके, किसान को उनके फसल उत्पादों के अच्छे मूल्य मिल सके, उसे इसके लिए सरकार तमाम प्रकार की नीतियां लेकर के आती है और इन्हीं को हम कहते हैं कृषि मूल्य नीति, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी। तो कृषि मूल्य नीति तो समझ गए। तो सवाल है कृषि मूल्य नीति जरूरी क्यों है, कृषि मूल्य नीति की जरूरत क्यों है, या यूं कहा जाए कि किसान को उनकी उपज की अच्छी कीमत मिले, इसकी जरूरत क्यों, इसकी जरूरत क्यों है। तो याद रखिएगा, कृषि विस्तार और फूड सिक्योरिटी के लिए खेती आकर्षक होनी चाहिए। इन तीन शब्दों को समझते हैं। एक शब्द है खेती आकर्षक होनी चाहिए, खेती आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक खेती से क्या मायने हैं? मतलब गेहूं धान का मेकअप करोगे, उसको क्रीम पाउडर लगाओगे, पेड़ दिखने में सुंदर है, आकर्षक है, ऐसा कुछ है नहीं। फिर खेती आकर्षक की मायने क्या है? हम कहें खेती आकर्षक होनी चाहिए, इससे ध्वनित क्या होता है? खेती आकर्षक होनी चाहिए, इससे सीधा ध्वनित यह होता है कि खेती प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, खेती प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, खेती लाभदायक होनी। अगर किसान खेत में 10,000 लगा रहा है, 6 महीने इंतजार कर रहा है, श्रम कर रहा है, तो 50,000 उसे कमाना चाहिए, यानी उसकी उपज का अच्छा मूल्य मिलना चाहिए। और जब उसे उपज का अच्छा मूल्य मिलेगा, खेती आकर्षक होगी, तो कृषि विस्तार होगा। मतलब किसान खेती किसानी में और रुचि लेगा, कहेगा 10 कट्ठा धान बोए थे तो 2 कट्ठा मिर्च की भी बुआई कर देते हैं, थोड़ा टमाटर भी लगा देते हैं, थोड़ा गोभी भी लगा देते हैं। ठीक? साथ साथ जब कृषि का विस्तार होगा तो फूड खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। देश में अनाज रहेंगे, फल रहेंगे, सब्जियां रहेंगी, तभी तो लोगों को खाने की मिलेंगी। क्योंकि कितना भी कमा लो, खाना रोटी ही है, खाना दाल ही है, खाना सब्जी भी है, रुपया पैसा सोना चांदी कोई नहीं खाता है। भले कोई डॉलर में तनख्वाह पाता है, कह दो लो डॉलर खाओ, कह दो लो 2-2 हजार की नोट खाओ, नहीं खाएगा तो रोटी ही खाएगा, तो चावल ही। यानी अनाज होना चाहिए। अगर देश के गोदामों में अनाज है, इसका मतलब खाद्य सुरक्षा है। देश के गोदामों में अनाज है, देश के बाजारों में अनाज है, देश के कोल्ड स्टोरेज में फल फूल सब्जियां तमाम चीजें हैं, देश के बाजारों में चीजें हैं, इसका मतलब खाद्य सुरक्षा है। और बाजारों में, गोदामों में, सब जगह ये तब होगा जब खेतों में होगा, तब खेतों में होगा। समझ में आ गई बात? तो खेती आकर्षक होगी तो खेती का, कृषि का विस्तार होगा। खेती आकर्षक होगी तो खेती का विस्तार होगा, और खेती का विस्तार होगा तो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित। और आकर्षक कब होगी? जब किसान को उसकी कीमत का उचित मूल्य मिलेगा, किसान को उसकी कीमत का उचित मूल्य मिलेगा। समझ में आ गई बात? जब खेती लाभप्रद होती है ना, तो किसान उसमें निवेश करता है, पैसा लगाता है, नई प्रौद्योगिकी को अपनाता है। वो कहेगा खेती फायदेमंद है, ट्रैक्टर ले आते हैं बैल छोड़ करके, खेती फायदेमंद है, दवा छिड़कने की मशीन ले आते हैं, खेती फायदेमंद है, ड्रिप इरिगेशन लगवाते हैं। और ये सब क्या है? किसान का किया गया निवेश है। यानी किसान तभी निवेश करेगा जब खेती प्रॉफिटेबल होगी, खेती लाभप्रद होगी। इसलिए सरकार अपने किसान को आश्वासन देने के लिए, आश्वस्त करने के लिए कृषि मूल्य नीति लेकर के आती है। सरकार हर साल एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी को लेकर के आती है फसल की बुआई के सीजन के पहले, ताकि उसका किसान आश्वस्त हो जाए कि वो बाजार में अकेला नहीं खड़ा है, सरकार उसके साथ खड़ी है। वो जो भी निवेश करेगा अपने खेत में, श्रम के रूप में, पूंजी के रूप में, समय के रूप में, उसकी उचित कीमत मिलेगी, उचित मूल्य मिलेगा। तो सरकार किसान को भरोसा देने के लिए, किसान सरकार को आश्वासन देने के लिए कृषि मूल्य नीति लेकर आती है कि हमारा किसान आश्वस्त रहे कि उसकी उपज का उसे उचित मूल्य मिलेगा और खेती लाभप्रद होगी। इन सभी के लिए क्या लेकर के आती है? कृषि मूल्य नीति। अगर गौर से देखा जाए तो कृषि मूल्य नीति एक कल्याणकारी नीति का भी हिस्सा होती है। कैसे? क्योंकि कृषि मूल्य नीति के तहत सरकार खुद ही आगे बढ़कर के गेहूं, चावल, तमाम फसलों की खरीदारी करती है और अपने गोदामों में ले जाती है। सरकार खुद आगे बढ़कर खरीदारी इसलिए करती है, सरकार कहती है अगर हम ही अच्छे रेट पर खरीदेंगे तो प्राइवेट सेक्टर का व्यापारी जब भी खरीदने आएगा उससे अधिक रेट देकर ही तो खरीदेगा। किसान कहेगा 22 रुपया किलो गेहूं तुमको दे, क्यों दे? जब 25 रुपया हमारी सरकार खरीद रही है। और जब सरकार 25 पर खरीदेगी, किसान वैसे ही, जो कोई व्यापारी आएगा तो वैसे वो 26 का खरीदेगा। समझ में आ गई बात? तो जो हमारी कृषि मूल्य नीति होती है, एक तरफ किसान के खेती को आकर्षक बनाने के लिए होती है, तो दूसरी तरफ यह सरकार की उस कल्याणकारी नीति का भी हिस्सा होती है जिसके तहत उचित दरों पर अनाज उपलब्ध कराकर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा किया जाए। सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध करा करके
जो गरीबी में रहने वाले लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जाती है। और उनके हितों की रक्षा कैसे की जाएगी? जब तक सरकार अनाज खरीद करके गोदामों में रखेगी नहीं, तब तक उनके हितों की रक्षा नहीं हो पाएगी। तो इन सब के लिए कृषि मूल्य नीति की जरूरत है। यानी कृषि मूल्य नीति में जो सबसे पहला बात आपको लिखना है, पहली बात समझना है कि आखिर कृषि मूल्य नीति की जरूरत क्यों है। यहां तक बात समझ में आ गई बात? अब देखते हैं हम कि कृषि मूल्य नीति में क्या क्या किया जाता है। कृषि मूल्य नीति के तहत जो सबसे बड़ा काम, सबसे पहला सरकार काम करती है, उसे कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसे कहते हैं एमएसपी। तो आइए देखते हैं एमएसपी क्या है। आप लोग जानते ही होंगे, सरकार गेहूं चावल इत्यादि, गेहूं धान इत्यादि की खरीदारी करती है, उसे ही एमएसपी कहते हैं। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया एमएसपी का आपको समझाता हूं मैं। एमएसपी दरअसल एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, मार्केट में किया गया हस्तक्षेप है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो हम कह सकते हैं कि एमएसपी एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, जिसका उपयोग भारत सरकार द्वारा किसानों को कृषि कीमतों में महत्वपूर्ण गिरावट से बचने के लिए किया जाता है। मान अब कैसे बाजार हस्तक्षेप है मैं समझाता हूं। देखो, गेहूं की फसल हो गई, किसान बाजार में बेचने जाएगा। तो बाजार में बेचने जाएगा तो व्यापारी सब क्या करेंगे? व्यापारी सब जानते हैं कि अच्छा किसान के पास गेहूं बहुत है, कोई बात नहीं है, मजबूरी है इसकी, जिस रेट में खरीदेंगे उसी रेट में बेचना पड़ेगा। तो उस एरिया के 150 व्यापारी आपस में संगठन बना लेंगे, वो कहेंगे कि चलो हम लोग 18 रुपया पर ही गेहूं खरीदना शुरू करते हैं। यानी मार्केट में किसान की गेहूं की कीमत क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब सरकार क्या करती है? सरकार एमएसपी लेकर आती है। सरकार किसान से कहती है टेंशन मत लो, हमने सरकारी रेट घोषित कर दिया, हम खुद ही तुम्हारा 25 रुपया किलो खरीदेंगे। तो सरकार ने क्या कर दिया? एक प्रकार से मार्केट में हस्तक्षेप कर दिया। कैसे? अब किसान कहेगा ना कि भाई हमारी सरकार 25 रुपया किलो खरीद रही है, 2500 कुंटल खरीद रही है, हम 1800 कुंटल पर प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बेचेंगे, व्यापारी को बेचेंगे। तो किसान ले आकर के सरकार को बेचने लगेंगे। अब जब कोई प्राइवेट व्यापारी को अगर खरीदना होगा तो सोचेगा ना, कहेगा अगर 2500 तो सरकार बेच रहा है, हम तो 2700 देंगे तो मैं देगा, तो हमेशा अच्छे रेट लगाएगा। तो गौर से देखिए, सरकार ने बाजार में हस्तक्षेप कर दिया कि नहीं कर दिया? मार्केट में कीमतों को एक लेवल पर लेकर के चलेगी कि नहीं चलेगी? लेकर के चलेगी कि नहीं चलेगी? तो एमएसपी कुल मिला जुला करके एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से भारत सरकार कोशिश करती है कि फसल की कीमतों में गिरावट न हो। ठीक, अब एमएसपी घोषित कैसे कैसे किया जाता है, इसकी जो टेक्निकल बातें बता दे रहा हूं। भारत सरकार, ठीक, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यही एमएसपी की घोषणा करती है। लेकिन इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस यह है कि भारत सरकार का एक विभाग है जिसे कहते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक, या कृषि लागत और मूल्य आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। या जो कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह सिफारिशें करता है कि कितनी एमएसपी दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नहीं लाएंगे, तो कृषि लागत और मूल्य आयोग यह सिफारिशें करता है कि किस फसल की कितनी कीमत दी जानी चाहिए। मान लो 2200 रुपए किलो गेहूं खरीदना चाहिए, तो 2200 रुपए क्या हो जाएगा? एमएसपी हो जाएगा। तो 2200 रुपए सरकार कैसे तय करती है? इसके लिए होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग, यह सिफारिशें करता है। और इसकी सिफारिश के आधार पर बुआई के मौसम की शुरुआत में ही, ठीक, याद रखना, अगर मान लो गेहूं पर एमएसपी घोषित करनी है तो सितंबर अक्टूबर में ही घोषित कर दी जाएगी, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में गेहूं की बुआई शुरू होती है। तो बुआई के मौसम की ठीक शुरुआत में ही जो ये कृषि लागत और मूल्य आयोग है, यह विशेष फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है, सरकार को सिफारिश कर देता है कि कितनी एमएसपी दी जानी चाहिए। और फिर भारत सरकार इसकी सिफारिश के आधार पर एमएसपी की घोषणा करती है। भारत सरकार सितंबर अक्टूबर में कह देगी कि सीजन में हम गेहूं इतने पर खरीदेंगे। यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग ने सिफारिश कर दिया, भारत सरकार ने घोषणा कर दी। अब जब भारत सरकार ने घोषणा कर दी तो भारत सरकार अपनी एफसीआई से कह देती है, भारतीय खाद्य निगम से कह देती है कि फसल जब कटेगी तो आप जा करके खरीदारी कर लेना। तो खरीदारी कौन करती है? तो एफसीआई। ठीक, अब देखना, भारत सरकार जो घोषणा करती है उसे कहते हैं एमएसपी, लेकिन जो एफसीआई डायरेक्ट किसान से खरीदती है उसे कहते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य। क्या है? देखो, है क्या कि जैसे भारत सरकार सितंबर अक्टूबर के महीने में गेहूं पर एमएसपी की घोषणा कर दी, लेकिन इसकी खरीदारी कब होगी? इसकी खरीदारी होती है मई और जून में। जब फसल कट जाती है तो मई और जून में पूरी मई इसकी खरीदारी होती है। अब सितंबर में एमएसपी की घोषणा कर दी, सरकार ने कह दिया चलो एग्जांपल देते हैं, 2000 रुपए क्विंटल हम गेहूं खरीदेंगे, ये एग्जांपल है। ये घोषणा कब की है? सितंबर में। खरीदारी कब हो गई है? मई में। तो सितंबर से मई के बीच महंगाई भी तो बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए सितंबर जब एमएसपी घोषणा हुई सितंबर में, और मई तक आते आते मान लीजिए 6% महंगाई बढ़ गई। तो जो एफसीआई जब खरीदने जाती है किसान से, तो जितनी एमएसपी की घोषणा हुई थी और घोषणा के वक्त जो महंगाई थी और 6 महीने बाद जो महंगाई हो गई है, जितने % महंगाई बढ़ी है उसको जोड़ देती है, और महंगाई जोड़ करके जिस रेट पर खरीदती है उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, खरीद मूल्य। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल दें, एक एग्जांपल से हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए सरकार ने एमएसपी की घोषणा की है कि 2000 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, ठीक, सितंबर में घोषणा की। 6 महीने बाद खरीदने गई तो 10% महंगाई बढ़ गई, तो एमएसपी तो 2000 ही रहेगी, लेकिन 10% महंगाई बढ़ गई, यानी 200 रुपए, 2000 पर 200 रुपए महंगाई बढ़ गई। तो प्रोक्योरमेंट प्राइस, खरीद मूल्य क्या हो जाएगा? 2200 रुपया प्रति क्विंटल। ठीक, तो ये है एमएसपी के, ठीक, खरीदने की व्यवस्था। यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग सिफारिश करता है, भारत सरकार घोषणा करती है, खरीदारी एफसीआई करता है। घोषणा एमएसपी की बुआई के मौसम के पहले हो जाती है, लेकिन उसकी खरीदारी कब होती है? तो खरीदारी होती है फसल की कटाई के बाद। फसल की बुआई और कटाई के बीच का जो अंतराल होता है, इस दौरान जितने % महंगाई बढ़ी होती है, ठीक, जितने % महंगाई बढ़ी होती है, एमएसपी में उतने % इन्फ्लेशन को जोड़ दिया जाता है, तो निकल जाता है प्रोक्योरमेंट प्राइस। और किसान से सीधे जो खरीदारी होती है उसे प्रोक्योरमेंट प्राइस कहते हैं, ठीक, खरीद मूल्य कहते हैं।
अब देखते हैं कि कौन कौन फसलें एमएसपी में है। तो सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी घोषित की जाती है, जिसमें 6 रबी की फसलें हैं, 14 खरीफ की फसलें हैं और 2 व्यावसायिक फसलें हैं। अगर फसलों की बात करें तो धान है, गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, ये 7 प्रकार के अनाज हैं। अगर दालों की बात करें तो चना है, अरहर जिसे कहीं कहीं तुरबी कहते हैं, मूंग है, मसूर है, ये 5 प्रकार की दालें हैं। ठीक? अगर तिलहन की बात करें तो मूंगफली है, सरसों है, तोरिया है, सोयाबीन है, सूरजमुखी का बीज है, तिल है, कुसुम के बीज हैं, ये 8 प्रकार के तिलहन है, तिल है। कच्चा कपास है, जूट है, सूखा नारियल है जिसे खोपरा कहते हैं, ये है वह नारियल जिसकी भूसी हटा दिया गया हो। ठीक, और तंबाकू है, ये सब एमएसपी में आते हैं। ठीक, ये सारे के सारे एमएसपी में आते हैं। ठीक, अब एक होता है गन्ना मूल्य निर्धारण नीति। याद करना, गन्ना मूल्य निर्धारण नीति एमएसपी में नहीं आती। गन्ना मूल्य निर्धारण नीति एमएसपी में नहीं आती। तो गन्ने मूल्य निर्धारण नीति का इसमें आती है। तो गन्ना मूल्य निर्धारण नीति, कई लोग समझते हैं गन्ने के मूल्य पर भी एमएसपी मिलती है। जी नहीं, गन्ने के मूल्य पर एमएसपी नहीं मिलती है। ठीक, गन्ने के मूल्य पर एफआरपी मिलती है, यानी गन्ने के लिए सरकार उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा करती है। ठीक, गन्ने पर कभी भी एमएसपी नहीं मिलती है। गन्ने के लिए क्या मिलती है? उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है, एफआरपी की घोषणा की जाती है। और कहा जाता है कि गन्ना ठीक को हम एफआरपी के अंदर रखेंगे, उसे एमएसपी के अंतर्गत नहीं रखते हैं। हर साल केंद्र सरकार बोल देती है, उसमें राज्य सरकारें कुछ बोनस जोड़ देती हैं और उतने पर ही किसान चीनी मिलों को गन्ना बेचता है। अब एमएसपी की कुछ आलोचना की जाती है। दरअसल आलोचना यह की जाती है, सरकार एमएसपी की घोषणा तो करती है 22 फसलों के लिए, लेकिन खरीदती है सिर्फ गेहूं और चावल। ठीक, खरीदती है क्या? गेहूं और धान। समझना, क्या खरीदती है? गेहूं और धान। अब आपको बताऊंगा सरकार का कहना है सरकार का कहना है, समझना बात को, सरकार का कहना है कि हम 22 फसलों की एमएसपी की घोषणा कर दी हैं, लेकिन हम आपके मंडी तक सिर्फ गेहूं और धान खरीदने आएंगे। बाकी शेष फसलें जो हैं, अगर आपको हमारे यहां बेचना है तो हमारे गोदाम तक लेकर के आइए, हमारे गोदाम तक लेकर। यानी जैसे मान लीजिए सरकार मूंग पर सबसे अधिक एमएसपी दे रही है, लेकिन सरकार 1-2 राज्यों में राज्य सरकारों को छोड़ करके कहीं मूंग खरीदती नहीं है। सरकार कहती है कि चलो मूंग हमारे गोदाम में ले आओगे तो हम इसी रेट पर खरीद लेंगे। यानी कुल मिला करके अगर गौर से देखा जाए तो सर्वाधिक जो खरीदारी होती है वह गेहूं और धान की होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सब राज्यों में, मध्य प्रदेश, इन सब राज्यों में अगर टोटल एमएसपी का मामला देखा जाए तो सिर्फ चावल और गेहूं की ही खरीदारी होती है। ऐसे में जो एमएसपी के आलोचक है वो कहते हैं कि एमएसपी एक प्रकार से गेहूं और चावल की खेती को प्रोत्साहित करती है। आप गौर से देखिएगा, मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहां ढेर सारे प्रकार की खेती होती थी, अब उसकी जगह गेहूं और चावल ले लिया है। ठीक, चिंता करिए सर, नया बजट आने से मंडियों में अनाज का भाव बढ़ जाता है, क्या अनाज महंगा हो जाता है? नहीं, बजट आने से ना कि बाजार ज्यादा उठ जाते हैं, बाजार बहुत ज्यादा उठ जाते हैं। लगता है कि ये रेट बढ़ेगा, ये रेट बढ़ेगा, उस चक्कर में लोग महंगा बना देते हैं। ठीक, अब है क्या कि अगर एमएसपी की बात की जाए, आप गौर से देखिएगा तो पूरे पंजाब, पूरे हरियाणा, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश विशेष करके, अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश ये चावल की खेती के लिए मुफीद जगह नहीं है। यहां मोटे अनाजों की खेती होनी चाहिए, यहां मोटे अनाजों की खेती होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एमएसपी पर सरकार पूरी खरीदारी कर लेती है, इसलिए पूरे पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के खेत चावल अधिक खेती होती है, धान की अधिक खेती होती है। होना यहां मोटे अनाज चाहिए। अब इसका परिणाम क्या है क्या? हमने बोरवेल लगा करके पानी तो निकाल लिया। जिस क्षेत्र में बारिश कम होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में बारिश कम होती है, और यहां पर अगर धान की खेती हो रही है जिसका मतलब बोरवेल लगा करके पानी निकाला जा रहा है, पानी का एक्स्ट्रा उपयोग हो रहा है। अब जब पानी का एक्स्ट्रा उपयोग हो गया, मानसून जब तक ठीक चल रहा है, लेकिन कभी मानसून ने धोखा दे दिया था। ठीक, कभी मानसून ने धोखा दे दिया तो भीषण जल संकट पर ये एरिया पहुंच जाएंगे। अब गौर से देखो तो इन एरिया में इतने केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग हो चुका है, क्योंकि चावल यहां का खेती नहीं है, मानसूनी चावल यहां के मानसून के हिसाब से खेती नहीं है। फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के दम पर वो खेती हो रही है। इन एरियो की मिट्टी इतना पॉल्यूटेड हो जा रही है कि धीरे धीरे ये कैंसर प्रोन एरिया बनते जाए, ये कैंसर प्रोन एरिया बनते जाए। और अगर यहां मोटे अनाजों की खेती होती, और इसका एक परिणाम और है, यानी एक तरफ पानी गया, मिट्टी गई, स्वास्थ्य गया, और आपको याद है इस एमएसपी की ही वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस एमएसपी की वजह से लोगों ने मोटे अनाज उत्पादन करना छोड़ दिया। रागी, ज्वार, बाजरा, इन चीजों का उत्पादन करना छोड़ दिया। आप खुद बताइए ना कि बाजरे की रोटी कब खाई थी, जौ की रोटी कब खाई थी, ज्वार की रोटी कब खाई थी, मक्के की रोटी कब खाई थी? आज पूरा का पूरा यूरोप लिव हीट मूवमेंट चला रहा है, गेहूं के छूने का मूवमेंट चला रहा है। हमारी थाली से मोटे अनाज बाहर हो गए, और हमारी थाली से ही मोटे अनाज बाहर नहीं हुए, उसकी कीमत चुकाना पड़ रहा है कि जितना हमारी थाली से मोटे अनाज बाहर हुए उतना ही हम डॉक्टर के हॉस्पिटल के अंदर हो गए। उतना ही हम डॉक्टर के हॉस्पिटल के अंदर। समझ में आ गई बात? एक पूछ रहा है कि एमएसपी को कानूनी मान्यता देनी चाहिए, संवैधानिक देना चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, एमएसपी ठीक है। ठीक, महेश कह रहा है ज्वार बाजरा तो देखा ही नहीं है सामने से। सबसे बड़ी चीज, सिर्फ बड़े किसान को ही लाभ पहुंचता है। मान लीजिए कोई 1 एकड़ वाला किसान है, तो जितना गेहूं उपजा रहा है, आधा गेहूं अपने परिवार को खिलाएगा। कितना बेचेगा? 1-2 बोरा बेचता है। लेकिन जो बड़ा किसान है, 100 एकड़ बोने वाला,
उसको तो गेहूं सिर्फ बाजार के लिए उपजा रहा है, तो एमएसपी में सारा गेहूं किसका जा रहा है? बड़े किसान का। तो लोगों का कहना है एमएसपी से सिर्फ बड़े किसान को लाभ पहुंचता है, जबकि भारत में अधिकांश किसान जीवन निर्वाह की खेती करते हैं, यानी एमएसपी छोटे किसानों को बहुत फायदा नहीं देती है, जबकि सरकार सब्सिडी इसलिए देती है कि इससे लाभ छोटे किसानों पर हो। सारा का सारा फायदा कौन लेकर के चले जाते हैं? बड़े किसान ले जाते हैं, छोटे किसान को कोई फायदा नहीं मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमएसपी पर खरीदारी करने के लिए सरकार बहुत पैसा खर्च करती है, खरीदारी कर रही है, प्रशासनिक अमला खरीद रहा है, उसके बाद वहां से अनाज ढो ले आकर के गोदामों में रखे जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा खरीदारी कर रही है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रही है। और जो ज्यादा पैसा खर्च कर रही है इसे ही फूड सब्सिडी कहा जाता है, इसे ही खाद्य सब्सिडी कहा जाता है। एमएसपी की वजह से खाद्य सब्सिडी में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। अनेक लोगों का मानना है, ढेर सारे लोगों का कहना है, तमाम अर्थशास्त्रियों ने मत दिया कि हमको जरूरत है कि भारत अपनी एग्रीकल्चर इंफ्रा में बहुत बड़ा निवेश करे, जरूरत है कि तो भारत एग्रीकल्चर में कृषि में पूंजी निर्माण पर बहुत निवेश करे, जरूरत है कि भारत अपनी खेती के आधुनिकीकरण पर बहुत निवेश करे, लेकिन भारत के पास जो भी पैसा है वह एमएसपी की सब्सिडी में देता जा रहा है। इसलिए होना ही चाहिए, अनेक लोगों का यह मानना है, ढेर सारे लोगों का यह कहना है कि अब समय आ गया है कि हम अपनी एमएसपी को युक्तिसंगत बनाएं, लॉजिकल बनाएं, कम खर्च करें एमएसपी पर, ताकि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर सके, अपनी खेती के आधुनिकीकरण पर खर्च करें, नए जमाने की खेती की ओर बढ़े, ताकि हमारे छोटे किसानों को भी फायदा हो, खेती एक प्रॉफिट का बिजनेस बन जाए। क्योंकि सब सच के अलावा एक बड़ा सच ये है कि भारत में खेती में प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, लाभप्रदता कम हो रही है, भारतीय किसान किसानी छोड़ रहा है। कोई किसान अपने बच्चे को ये नहीं कहता है कि बीए कर लो, एमए कर लो, पीएचडी कर लो, आकर के खेती करना। हर किसान ये कहता है कि बेटा 2 बीघा जमीन बेचना पड़े तो भी बेच के कहीं घूस दे देंगे ताकि नौकरी कर लो। ये लक्षण बताता है कि किसान फायदे में नहीं है, खेती प्रॉफिटेबल नहीं है। और खेती को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें नए किस्म के बाजार चाहिए, नए किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भारत में ढेर सारी फल हैं, हम फलों को प्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, चीन बेच रहा है। हम सब्जियों को प्रोसेस करके पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, चीन बेच रहा है। ठीक, हम तमाम प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट, तमाम प्रकार के शहद प्रोडक्ट, भारत आयुर्वेद के तमाम उत्पादों की भूमि है। भारत के फल और सब्जियों की डिमांड है पूरी दुनिया में, लेकिन पूरी दुनिया तक इन फल फूल सब्जियों को पहुंचाने के लिए जो हमें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसमें लंबा निवेश चाहिए, और लंबा निवेश सरकार करने की स्थिति में है नहीं, क्योंकि सारा का सारा पैसा तो सब्सिडी पर चला जा रहा है। और सच यही है कि सब्सिडी एमएसपी से बड़े किसान को लाभ होता है, छोटे किसान को कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए आवाजें उठने लगी हैं कि इस एमएसपी को लॉजिकल बनाया जाए, इस एमएसपी को युक्तिसंगत बनाया जाए, ताकि ठीक हम एग्रीकल्चर इंफ्रा पर निवेश कर सकें। साथ ही साथ मोटे अनाजों की खेती बहुत तेजी से घट रही है और इसका असर लोगों को स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इन सब मुद्दों पर एमएसपी की आलोचना, ये है एमएसपी। ठीक, बताओ बेटा, श्रुति बताओ बेटा, नाम क्या है? दोस्त पूछ रहा है कि इकोनॉमी में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं ना, यूपीएससी के लिए आप कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी आप जहां से मन करे जो पढ़िए, ज्ञान कोई बेकार जाता है कि जीवन बहुत जल्दी नहीं, मतलब अभी थोड़ा टाइम लगेगा। चिंतन का होना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो मैं उत्तराखंड के ऋषिकेश में बसने वाला हूं बहुत जल्दी, तुम लोग आओगे मेरे आश्रम में, आश्रम बना करके, तो जितने विद्यार्थी होंगे सबको वहीं बुलाऊंगा। कौन कह रहा मेरा चैट नहीं देखते? समझ में आ गई बात में? का इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हम 6 बजे आएंगे यूट्यूब पर लाइव। थोड़ा आना तो देखते हैं मेरा कौन कौन विद्यार्थी बाजी है, क्वेश्चन क्यों नहीं ले रहे। कौन कुछ क्षेत्र में एमएसपी चलती रही, लेकिन कई राज्यों ने बड़ा शानदार प्रयोग किया। उन्होंने कहा हम अपने राज्य के लिए कृषि मूल्य नीति लेकर के आएंगे, हम एमएसपी को स्वीकार नहीं करेंगे। एमएसपी में क्या है कि एमएसपी केंद्र सरकार की नीति है, जो राज्य चाहे वो राज्य। अच्छा हाँ, कल लाइव हम रहेंगे शाम को 6 बजे PW Only IAS के हिंदी वाले चैनल पर। उमेश कुछ कह रहा है, क्वेश्चन है, जरा बताइए भाई किसका क्या क्वेश्चन है? डॉलर में पैसा लेगा, ठीक है, अब सबका स्वागत रहेगा, पहले कुछ बन जाओ। ठीक, सुमित कह रहा है एमएसपी को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो एमएसपी को हटा देने से यही प्रभाव पड़ेगा कि हो सकता है कि व्यापारी अपना संगठन बना करके और फसल अनाज की कीमतें नीचे गिरा दे, यही असर पड़ेगा। ठीक, व्यापारी अपना संगठन बना करके अनाज की कीमतें नीचे गिरा दे, यही असर पड़ेगा अगर एमएसपी को हटा दिया जाए तो। समझ में आ गई बात? तो कल शाम 6 बजे हम अपने PW Only IAS के हिंदी वाले चैनल पर लाइव रहेंगे यूट्यूब पर। राज्य लागू करते हैं, कई राज्यों ने एमएसपी को नहीं स्वीकार किया, कई राज्यों ने कहा हम अपना मॉडल लेकर के आएंगे। कई राज्य कहते हैं कि हम अपना मॉडल लेकर के आएंगे, तो राज्यों ने कहा कि हम अपना मॉडल लेकर के आएंगे, और उन्हीं अपने मॉडल में एक मॉडल है, ठीक, जिसे कहा जाता है रायथू बंधु। बड़ी तारीफ हुई है कई जगह इस रायथू बंधु की। यह मॉडल है तेलंगाना का, तो तेलंगाना ने कहा कि हम अपना मॉडल लेकर के आएंगे, ठीक, जिसका नाम होगा रायथू बंधु। ठीक ना, क्या है रायथू? सुमित पूछ रहा है एमएसपी से नुकसान तो है ना सर, तो आलोचना क्या है? मारूंगा पागल की तरह एमएसपी की आलोचना, यही तो इसका नुकसान है कि सिर्फ गेहूं और चावल को प्रोत्साहित करता है, पानी की खपत अधिक होती है, बड़े किसानों को लाभ पहुंचता है, खास सब्सिडी में बढ़ोतरी हो रही है, एग्रीकल्चर इंफ्रा में निवेश नहीं हो पा रहा, मोटे अनाज की स्वामीनाथन की सिफारिशों के आधार पर ही एमएसपी दे रही है, बस उसको कानून के रूप में नहीं बनाई है, उसको कानून के रूप पर नहीं बनाई है, बाकी स्वामीनाथन सिफारिशों पर ही एमएसपी दे रही है। ये दुनिया का फर्जी का हल्ला है, सरकार कह रही हम दे रहे हैं स्वामीनाथन पर ही, उसको कानून नहीं बनाए, ठीक ना, बस।
आ जाओ। एमएसपी पर इतना लोगों ने हल्ला बना दिया, जितने लोगों ने हल्ला मचाया कुछ नहीं जानते एमएसपी के बारे में। तो तेलंगाना की सरकार ने कहा हम एमएसपी को नहीं मानेंगे, हम अपना एक नया मॉडल लेकर के आएंगे। और तेलंगाना की सरकार जो मॉडल लेकर के आई उस मॉडल को कहा गया रायथू बंधु। रायथू मतलब किसान होता है, ठीक। तेलंगाना की सरकार ने कहा कि बहुत झंझट है कि सरकार जाए हर खेती के सीजन में, ठीक, नायब तहसीलदार से लेकर के डीएम तक सब खरीदारियां करते हैं, खरीदारी किए, ट्रक में भर भर करके ला रहे हैं, गोदाम में रख रहे हैं, बहुत तामझाम है, एमएसपी ठीक नहीं है। तो तेलंगाना की सरकार ने कहा हम एमएसपी की जगह एक नया मॉडल लेकर के आएंगे। और जो मॉडल लेकर के आई तेलंगाना की सरकार ने उसे कहा रायथू बंधु, ठीक। इस रायथू बंधु में सरकार कहती है तेलंगाना का काम एमएसपी उससे नहीं कुछ करेंगे, ठीक, हम सीधे अपना काम करेंगे। तो क्या करते हैं भाई रायथू बंधु में? तो तेलंगाना की सरकार क्या करती है कि जितने भी किसान हैं सभी किसानों को खेती में निवेश के लिए बुआई के पहले ही सीजन में, यानी बुआई, फसल की बुआई के पहले वाला जो सीजन होता है, दो सीजन होता है खरीफ और रबी, तो बुआई के प्रत्येक सीजन के पहले ही 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से तेलंगाना की सरकार अपने किसानों को दे देती है। यानी मान लो खरीफ रबी का सीजन आया तो किसी के पास 2 एकड़ जमीन है उसे 10,000 दे दिया, किसी के पास 4 एकड़ जमीन है 20,000 दे दिया, और कहा भैया आप खेती कर लो। और ये कर्ज के रूप में नहीं देती है, खेती में निवेश के रूप में देती है कि ले जाइए आप खेती कीजिए। तेलंगाना सरकार का कहना है कि अगर 1-2 एकड़ जमीन किसी किसान के पास है तो बहुत लगेगा, 2 एकड़ में गेहूं बोने का 15-20,000 लगेगा, 10,000 हम ही दे देते हैं, बाकी किसान को फ्री कर देते हैं, वो चाहे गेहूं बेचे, चाहे चावल बेचे, चाहे सब्जी बेचे, जो मन करे जो बुलाए, ठीक। तो तेलंगाना की सरकार क्या करती है, प्रति एकड़ के हिसाब से 5,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे देती है। किसी के पास 5 एकड़ जमीन है 25,000 दे देगी, किसी के पास 1 एकड़ जमीन है 5,000 दे देगी, और दोनों सीजन में, रबी और खरीफ के दोनों सीजन के पहले दे देती है। साथ साथ ये कहती है कि किसान कोई भी फसल उगा सकता है, किसान जो फसल चाहे वो उगा सकता है, और जहां चाहे वहीं बेच सकता है, जहां चाहे वहीं बेच सकता है। डब्ल्यूटीओ ने तो इसकी बड़ी तारीफ की है, डब्ल्यूटीओ ने तो इसकी बड़ी तारीफ की है, और डब्ल्यूटीओ ने कहा भारत सरकार से कहा बहुत पारदर्शी है, बहुत न्याय संगत है, ये ठीक है, ठीक। ये है तेलंगाना की रायथू बंधु योजना, या कृषि मूल्य नीति के तहत ही आता है। यानी तेलंगाना कह रहा है कि हम क्या करेंगे, हम एमएसपी पर नहीं काम करेंगे, हम किस पर काम करेंगे, हम रायथू बंधु ही अपना लेकर के चलेंगे। तो रायथू बंधु समझ गए। तो कृषि मूल्य नीति में एक तेलंगाना का भी मॉडल है देश के सामने, जिस मॉडल को कहते हैं रायथू बंधु, ठीक। उसके बाद एक मॉडल है उड़ीसा ने भी लाया है, एक मॉडल उड़ीसा ने भी लाया है, ठीक। और उड़ीसा के मॉडल का नाम है कालिया। अच्छा, हम लोग बच्चे थे तो सिनेमा देखते थे, और सिनेमा में, हर सिनेमा में एक आध कालिया जरूर रहता था, कालिया खलनायक जरूर रहता था। तो उड़ीसा की एक योजना है जिसका नाम है कालिया, ठीक, कालिया। तो आइए कालिया के बारे में जानते हैं। कालिया, ठीक, कालिया कहां से आया कालिया? तो कालिया है उड़ीसा की, ठीक। कालिया का पूरा नाम है, जब बचपन में सिनेमा देखते थे तो हर सिनेमा में कालिया खलनायक रहता था, उसका नाम ही कालिया रहता था, ठीक। तो एक योजना है उड़ीसा की कालिया, जिसे कहते हैं कृषक असिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। इस यह है कालिया की। इस कालिया योजना में बड़े किसानों को कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक, बड़े किसानों को कुछ नहीं दिया जाता है, बल्कि कालिया योजना में छोटे किसानों की मदद की जाती है, ठीक, ठीक, ठीक। क्या दिया जाती है? छोटे किसानों की मदद की जाती है, सीमांत किसानों की मदद की जाती है। यानी कालिया बड़े किसानों के लिए कुछ नहीं करता है, कालिया किसके लिए काम करता है? कालिया छोटे और सीमांत किसानों के लिए काम करता है, ठीक। तो छोटे और सीमांत किसानों के प्रति कृषक परिवार को 25,000 रुपए की सहायता एक साल में दे दी जाती है। यानी छोटे और सीमांत जितने भी किसान हैं सबको एक समान, बस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होना चाहिए, छोटा और सीमांत किसान होना चाहिए। साल में एक बार उसे 25,000 रुपए दे देती है सरकार, और कहती है कि इस 25,000 लीजिए और खेती में निवेश करिए, ठीक, ठीक। समझ में आ गई बात? क्या करती है? खेती में निवेश करती है, ठीक। कि हम बड़े किसानों के लिए कुछ नहीं, ठीक, हम छोटे और सीमांत किसानों को प्रति साल 25,000 रुपया एक ही बार में दे देंगे ताकि वह खेती में निवेश करे, ठीक। साथ साथ कालिया योजना के तहत कहा जाता है कि अगर कोई बहुत छोटा किसान हो बेचारा, इस खेती के साथ छोटी बकरी पालन इकाई भी खोलना चाहता हो, 10-5 बकरियां पालना चाहता हो, छोटा सा मछली पालन इकाई भी खोलना चाहता हो, बत्तख पालन कर रहा हो, मधुमक्खी पालन कर रहा हो, छोटे मोटे लेवल पर मशरूम की खेती कर रहा हो, मुर्गी पालन कर रहा हो, तो हर साल उसकी मदद के लिए हम 12,500 रुपए भी प्रति साल उसे देंगे। हम हर साल 12,500 रुपए उसकी मदद के लिए देंगे, ठीक। समझ में आ गई बात? अच्छा, मुर्गी पालन ऐसे लिखा जाता है, ठीक, हम देंगे। साथ साथ एक व्यवस्था और भी है, कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन मजदूर है, कोई व्यक्ति भूमिहीन मजदूर है, तीसरी व्यवस्था है कालिया की कि अगर कोई व्यक्ति भूमिहीन मजदूर है, ठीक, और एकदम नहीं है, ठीक, कोई भूमिहीन मजदूर है, कोई भूमिहीन किसान है, अगर मान लीजिए ये मजदूर, ये किसान बटाईदारी करता है, यानी दूसरे की खेती किराए पर लेकर के उस पर खेती करता है। कई भूमिहीन मजदूर और किसान होते हैं, ठीक, जो दूसरे किसी बड़े किसान की जमीन ले लेते हैं और कहते हैं कि हम खेती जोत रहे हैं, ठीक, आधा आधा उपज में बंटवारा कर लेंगे, तो लोग जमीन देते हैं। तो कह रही है कि कालिया कह रहा है कि अगर कोई भूमिहीन मजदूर किसान है, वह बटाईदारी पर खेती कर रहा है, ठीक, और अगर ग्राम पंचायत ने यह सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक, ग्राम पंचायत ने यह सर्टिफिकेट दे दिया, और ग्राम पंचायत ने यह सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ भैया ये भूमिहीन मजदूर किसान है, बटाईदारी पर खेती कर रहा है, तो उस भूमिहीन मजदूर या किसान को प्रत्येक सीजन में 50,000 रुपए का फसली ऋण दिया जाएगा। यानी यह किया जाएगा, 50,000 का फसली ऋण दिया जाएगा। खेती के सीजन में कह रही है कालिया, कह रहा है 50,000 कर्ज देंगे, और इस पर 0% ब्याज लिया जाएगा, यानी इस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, इस पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये है कालिया। कालिया भी अच्छी है, शानदार योजना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कई सब पूछ रहे हैं कि सर, ठीक,
कई सब पूछ रहे हैं कि सर बत्तख पालन के क्या होता है। बत्तख का भी काफी लोग मीट खाते हैं, अंडे खाते हैं, ये बत्तख पालन में होता है। ठीक। भावांतर भुगतान योजना केंद्र सरकार की एक योजना है जिसे कहते हैं भावांतर भुगतान योजना। केंद्र सरकार की योजना है जिसे कहते हैं भावांतर भुगतान योजना। ठीक। या कुछ कुछ जगहों पर चल रही है, या भी कृषि मूल्य नीति के तहत ही आती है। कई जगह देखा गया कि कुछ फसलें ऐसे हैं जिस पर सरकार एमएसपी की घोषणा कर देती है, लेकिन एक्चुअल में वो मार्केट प्राइस से बहुत कम होती है। पहले घोषणा कर दी, 6 महीने बाद कीमत बढ़ गई, 6 महीने पहले घोषणा की थी और 6 महीने बाद कीमत बढ़ गई। तो सरकार ऐसी फसलों के लिए लेकर के आई है भावांतर भुगतान योजना। सरकार कहती है कि मान लीजिए हमने एमएसपी की घोषणा कर दी है, लेकिन 6 महीने बाद कीमत तिगुनी हो गई, मार्केट प्राइस बहुत बढ़ गई, तो सरकार करिए कोई बात नहीं, हमारे ही यहां आकर के बेचिए, और जो इस रेट में डिफरेंस है उसका भी पेमेंट हम करेंगे, भले ही पहले से हम एमएसपी की घोषणा कर चुके हैं। मान लीजिए सरसों पर, ठीक, मूंग पर, उड़द पर, ये सब फसलों की कीमतें कभी कभी बहुत बढ़ जाती हैं। मान लीजिए 2000 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी की घोषणा है, 2000 रुपए, पता चले 6 महीने तिल पर, उड़द पर, मूंग पर कुछ हो गया, मार्केट में 4000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है। सरकार कहती है टेंशन मत लीजिए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो डिफरेंस है, भले ही हम कह दिए हैं कि 2000 रुपए क्विंटल एमएसपी पर लेंगे, लेकिन अगर मार्केट प्राइस इतना हो गया है तो जो डिफरेंस है इसका भी पेमेंट हम करेंगे। इसके लिए सरकार लेकर के आई भावांतर भुगतान योजना। इस भावांतर भुगतान योजना में सरकार ने कहा, इस योजना का लाभ उठाने के लिए एक शर्त होगी। सरकार ने कहा कि जो प्रदेश इस भावांतर भुगतान योजना को लागू करेंगे उनको सबसे पहले एक पोर्टल बनाना होगा, किसान का पोर्टल, और किसान को इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा कि हम इतने एरिया में ये फसल बोए हैं। साथ ही साथ सरकारी अधिकारी जाकर के उनकी बुआई का सर्वे करेंगे कि सच में बोया है कि नहीं बोया है। ठीक, उनकी बुआई का सर्वे करेंगे। और जब अगर ऐसी स्थिति आती है कि प्राइस बहुत बढ़ गई तो सरकार कहेगी ठीक है, आप आइए हमारी सरकारी मंडियों में नियत समय पर फसल बेचिए। सरकार कह देगी इस 1 महीने के अंदर आ जाइए, तो 1 महीने के अंदर जाइए और जो भी टाइम दिया गया है उस पर सरकारी मंडियों में फसल बेचिए। मध्य प्रदेश, केंद्र की इस योजना को मध्य प्रदेश और हरियाणा ने स्वीकार किया बहुत अच्छे से। मध्य प्रदेश सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल और राम तिल पर, ठीक, भावांतर भुगतान योजना को देता है। वहीं हरियाणा आलू, प्याज, टमाटर और फूलगोभी, इनको भी भावांतर भुगतान में रख लिया है। तो समझ में आ गई बात? ठीक, समझ में आ गया? तमाम अखबारों में, तमाम रिपोर्टों में यह मुद्दा लिखा गया है। आप लोगों ने किस की आई थी, ये 2017 की 2018 की इकोनॉमिक सर्वे में बात थी, और जब तक इससे सवाल नहीं आ जाएगा तब तक मैं पढ़ाते रहूंगा। अगर ये 2035 में इससे सवाल आया तो 2035 तक इंपॉर्टेंट है, 2050 तक नहीं आया तो 2050 तक मैं इसको पढ़ाते रहूंगा, लेकिन सवाल तो कभी न कभी से आएगा। उठाया था तब से मुद्दा इंपॉर्टेंट है, जब तक इससे सवाल नहीं आएगा तब तक इंपॉर्टेंट है। ठीक, कृषि का नारीकरण। आप में से ढेर सारे लोग इस शब्द को पहली बार सुन रहे होंगे, कृषि का नारीकरण। ठीक, समझ में आ गई बात? एग्रीकल्चर फेमिनाइजेशन, एग्रीकल्चर फेमिनाइजेशन, कृषि का नारीकरण। सुना है इस नाम को? ठीक, कृषि का नारीकरण। ठीक, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो ना? पहली क्लास में हमने वादा किया था ना, इस क्लास को बेस्ट क्लास बनाने के लिए हम हर स्तर पर जी जान लगा देंगे, वादा किया था ना। फिर आपसे अपनी आखिरी क्लास में पूछेंगे हमने जी जान लगाया या नहीं, फिर आप लोग वोट दीजिएगा लगाया या नहीं लगाया। ठीक, समझ गए? या किसी बिटिया ने एक बात लिखी, बड़ी बढ़िया मुझे वो बात लगी कि कृषि पढ़ने में कितना आसान है लेकिन खेत में कितना कठिन है। किसका कमेंट था जरा मुझे बताए तो? एक लाइन में इस बिटिया ने अनजाने में ही भारतीय खेती की दिशा और दशा को उतार करके रख दिया। भारत के बारे में कहा जाता है यह कृषि से भागने वाला देश बना। जो एग्रीकल्चर बिल आया था ना, जिसे वापस ले लिए, बिल बहुत अच्छा था। अगर मैं सरकार रहता तो कभी ना वापस लेता। सत्ताएं आए जाए, सरकार आए जाए, अन्नदाता के हाथ कमजोर हो जाएंगे तो तपस्वियों का तब बेकार पड़ जाएगा। अनजाने में ही अनु ने भारतीय कृषि की दिशा और दशा का एक मुहावरा ही लिख दिया। खेत में खेती, खेत में किसानी सचमुच कठिन है, लेकिन कठिन इसलिए नहीं है कि उसमें बहुत ज्यादा श्रम लगता है, कठिन इसलिए है कि श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है। किसी भी चीज का अगर उचित मूल्य मिल जाएगा तो वह इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वह कठिन क्यों ना जाएगा। कि कितनी अजीब विडंबना है कि जो सबका पेट भर रहा है वो भूखा है। यानी व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो जब व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है तो बदलना होगा ना भाई। और जब सरकार बदलने की कोशिश करती है तो यही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि खेती किसानी ठीक नहीं चल रही है, तो दूसरी तरफ कहते हैं बदलो भी मत। सरकार करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, हमेशा सरकार गलत नहीं होती। 1991 के आर्थिक सुधारों में जो काम सर्विस सेक्टर में किया गया, जो काम इंडस्ट्रियल सेक्टर में किया गया, उस समय किसी सेक्टर में नहीं हो पाया था, किसी सेक्टर में अब हो रहा था। भारतीय खेती को, भारतीय किसानों को बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है, बहुत बड़े बदलाव की जरूरत है। दुनिया को खेती हमने दी है, दुनिया को खेती हमने दी है, दुनिया को खेती हमने सिखाया है। पहली बार खेती के साक्ष्य इतिहास में पढ़ोगे तो मेहरगढ़ में मिले हैं, लेकिन दुनिया के
तमाम देशों का किसान धनी हो गया और भारत का किसान गरीबी रह गया। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आर्थिक चिंतन, आर्थिक समझ की पीढ़ी होनी बहुत जरूरी है। एक तरफ हम कहते हैं कि खेती ठीक नहीं चल रही है, एक तरफ कहते हैं किसानी ठीक नहीं चल रही है, तो नहीं ठीक चल रही है तो बदलना होगा भाई। और जब सरकार बदलाव की कोशिश करती है तो हम ही विरोध में खड़े हो जाते हैं कि बदल क्यों रहे हो, तो करे तो क्या, करे तो क्या। कोई बच्चा पढ़ लिख करके बीए एमए करके और कहे कि नहीं हम तो खेती करेंगे, उसका ब्याह नहीं होगा, शादी नहीं होती है। क्यों नहीं कोई शादी करता है? क्योंकि जानता है किस खेती से इसका भरण पोषण नहीं करना। जैसे बिजनेस में प्रॉफिट है वैसे खेती में भी प्रॉफिट हो, और ये करने के लिए किसी कानूनों में बहुत बड़े बदलाव की जरूरत होगी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी। किसान भोला होता है, किसान सीधा होता है, किसान निर्दोष होता है, क्योंकि वो पसीना बहाता है। हर मेहनत कश आदमी भोला भाला सीधा निर्दोष होता है, और भोले भाले सीधे निर्दोष लोगों को बरगलाना आसान। खेती को जीने वाले देश में, खेती प्रधान संस्कृति वाले देश में किसान आत्महत्या करे, इससे बड़ा उस मुल्क का दुर्भाग्य कुछ भी नहीं हो सकता है। होना तो ये चाहिए कि लोग कहे तुम खेती करोगे तो तुम 100 साल जियोगे, क्योंकि खेती में खुशहाली है। आज ये देश खेती से भाग रहा है। कोई बच्चा खेती तभी करता है जब से कोई नौकरी ना मिले। आखिर बच्चा कैरियर के रूप में खेती को क्यों नहीं चुनता है? क्योंकि बच्चा कैरियर के रूप में खेती को इसलिए नहीं चुनता है, वो जानता है कि खेती हमारा अच्छे से भरण पोषण नहीं कर पाए। इसलिए पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सिस्टम में एक व्यापक बदलाव की जरूरत है। खेती और किसानी को देखने वाले नजरिए की जरूरत है। हम सब रोटी खाते हैं, सब दाल खाते हैं, सब चावल खाते हैं। मैंने समाज में देखा है लोग किसान को नीची नजर से देखते हैं। मुझे आज तक कोई नहीं मिला जो मुझसे कहे कि पढ़ लिख रहे हैं लेकिन करियर खेती में बनाएंगे। मुझसे आज तक कोई नहीं मिला। मैं लोगों से पूछता हूं फला लड़के से शादी कर रहे हो क्यों? तो कोई कहता है एमबीए किया हो, कोई कहता है डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, कोई नहीं कहता है किसान है। क्या हो उस देश में किसी का जो नारीकरण शब्द है वह किसी में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को दर्शाता है। जब हम कहते हैं किसी का नारीकरण हो रहा है, इसका मतलब किसी में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ रही है। जब यह शब्द आए किसी का नारीकरण, जब यह शब्द आए किसी का नारीकरण, तो इसका मतलब है कि किसी में ठीक महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, किसी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। और किसी से भागने वाले देश में तो सब कुछ अजीबोगरीब रहता है। तो समझते हैं क्या सच में भारत में किसी का नारीकरण सकारात्मक अर्थों में है? और अगर है तो दुनिया में किस रूप में है? किसी का नारीकरण पूरी दुनिया में जब हम वैश्विक संदर्भ में कहते हैं, यूरोप अमेरिका में कहते हैं, तो प्रगतिशील अर्थ में लिया जाता है। लेकिन भारत में किसी का नारीकरण प्रगतिशील अर्थ में नहीं लिया जाता। अगर वैश्विक नजरिए से देखा जाए, वैश्विक संदर्भ में देखा जाए, तो जो किसी का नारीकरण शब्द है ना, इसे प्रगतिशील अर्थ में लिया जाता है, प्रगतिशील अर्थ में लिया जाता है। जब हम यूरोप और अमेरिका के संदर्भ में इस एग्रीकल्चर फेमिनाइजेशन को कहते हैं, किसी के नारीकरण को कहते हैं, तो यूरोप और अमेरिका में किसी के नारीकरण का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन में और वैल्यू एडिशन में महिलाओं की बढ़ती भूमिका। अर्थात जो किसी उत्पादन है उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, जो किसी उत्पादों का वितरण है उसमें महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है, किसी से जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं जिन्हें वैल्यू एडिशन कहा जाता है उनमें महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। यूरोप में इन शब्दों को किसी का नारीकरण का मतलब यही होता है, लेकिन भारत में यह नहीं होता है। भारत में किसी का नारीकरण को अलग अर्थ में लिया जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में इस पर व्यापक बहस की गई भारत सरकार की तरफ से। ठीक, तो कहोगे कि भारत में किसी का नारीकरण कैसे हो गया? भारत में जो किसी में महिलाओं की भूमिका कैसे बढ़ गई? दरअसल हुआ क्या कि गांव का जो लघु और सीमांत किसान है, विशेष करके जो सबसे छोटा किसान है, किसी के पास 10 बिस्वा जमीन है, 5 बिस्वा जमीन है, 1 एकड़ जमीन है, आधा एक बीघे जमीन है, आधा बीघे जमीन है, उस घर का जो पुरुष है वो अपनी खेती से अपना भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो पुरुष चला गया शहरों में मजदूरी करने, यानी पुरुष का शहरी प्रवास हो गया। और जब पुरुष चला गया शहरों में मजदूरी करने, तो उसका जो छोटा सा खेत है, उस खेत में खेती करेगा कौन? तो उस खेत को संभाला उस घर की महिला ने। कुल मिलाजुला करके शहरी प्रवास के कारण भारत की कृषि में महिला श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है। इसे ही किसी का नारीकरण कहा गया। यूरोप और अमेरिका में ये नहीं है। यूरोप और अमेरिका में पूरे उत्पादन में उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सेदारी बढ़ रही है, यानी वो किसी उत्पादों के व्यापारी बन रहे हैं। वैल्यू एडिशन यानी किसी उत्पादों का जब फूड प्रोसेसिंग करके दूसरा सामान बनाया जाता है उसकी फैक्ट्रियों की मालिक महिलाएं बन रही हैं। लेकिन भारत में कृषि नारीकरण में महिला किसी क्षेत्र में अधिक मजदूर बन रही है। यानी गौर से हम देखेंगे कि भारत के खेतों में, तो गौर से देखना, पुरुष की तुलना में महिला मजदूर अधिक खेतों में दिख रही हैं, विशेष करके जो छोटे किसान हैं उनके खेतों में, क्योंकि घर का पुरुष बाहर मजदूरी करने चला गया और जो छोटा भूखंड है उसमें खेती कौन करेगा? तो महिला ने खेती करनी शुरू की और महिला के कृषि श्रमिकों की भूमिका बढ़ गई, कृषि श्रमिकों की भूमिका बढ़ गई। इसी को किसी का नारीकरण कहा गया।
अगर गौर से अपने आसपास की खेती किसानी को देखोगे तो किसी के जो पारंपरिक कार्य हैं, जैसे खेतों की कटाई, ठीक, खेतों की निराई गुड़ाई, पशुपालन, इन सब में महिलाओं की हिस्सा बढ़ रही है। इन सब में महिलाओं की हिस्सा बढ़ रही है। इन महिला श्रमिकों के हिस्से को बढ़ना ही, ठीक, कृषि का नारीकरण है। अब सवाल उठता है कि भारतीय कृषि का नारीकरण, सवाल यह उठता है कि भारतीय कृषि का नारीकरण वैश्विक नारीकरण से अलग कैसे है? भारतीय कृषि का नारीकरण वैश्विक नारीकरण से अलग कैसे है? तो अलग है। एक तरफ उस महिला पर घर के काम का बोझ पहले से था, एक, एक, घर के काम का बोझ तो पहले से है। अरे पुरुष पति बाहर मजदूरी करने चला गया है, दिल्ली मुंबई कोलकाता कमाने चला गया, हमारे गांव में कहा जाता कमाने जा रहे हैं, कमाने जा रहा है, ठीक, तो उस बच्चों का पालन पोषण घर को कौन संभाल रहा है? उस घर की महिला संभाल रही है। तो एक तरफ तो उस पर घर के कामों का बोझ है, दूसरी तरफ खेत में जब यही महिला किसी दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रही है, देखो ये दूसरे के खेत में मजदूरी की है तो साथ साथ अपने बच्चों को भी संभाल रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यही महिला जब दूसरे के खेत में मजदूरी करने जा रही है तो उनको पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी भी मिल रही है। इसने उनके दुखों को और बड़ा कर दिया है, इसने उनके दुखों को और बड़ा कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि में मजदूरों के रूप में महिलाओं की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जमीन मालिकों के रूप में महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। एक अर्थ में हम कृषि का नारीकरण को सकारात्मक ले लेते अगर उनके पास भूमि अधिकार होते, अगर भूमि की मालिक होती। यानी कुल मिलाजुलाकर हो क्या गया है कि महिलाएं कृषि में तेजी से मजदूर बन रही हैं, लेकिन महिलाओं के नाम से भूमि नहीं है, अर्थात उनके पास भूमि अधिकार नहीं है। और जब भूमि अधिकार नहीं है तो सरकार जो कृषि संबंधी योजनाओं का संचालन करती है, विशेष करके महिला किसानों के लिए, उस योजनाओं से ढेर सारी महिला किसानें वंचित भी रह जाती हैं। अगर हम यूरोप और अमेरिका की तुलना करें, देख लो ये है यूरोप और अमेरिका की महिला किसान, इसकी और भारतीय महिला किसान, इन दोनों की तस्वीरों में देख लो, इन दोनों की तस्वीर इन दोनों के अंतर को बता देंगे। अगर हम भारतीय कृषि के नारीकरण से यूरोप और अमेरिका के कृषि के नारीकरण की तुलना करें तो यूरोप और अमेरिका में जो कृषि का नारीकरण हुआ है उससे महिलाओं के भूमि अधिकारों में काफी वृद्धि हुई है। अगर महिला श्रमिक के रूप में, महिला किसान के रूप में महिलाओं की संख्या बढ़ी है, तो जब डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो उन जमीन के मालिक के रूप में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय कृषि का नारीकरण एक नकारात्मक अवधारणा बन गई है, जबकि पश्चिमी देशों में यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने कई पहल भी की है। जो महिलाएं खेती और किसानी से जुड़ रही हैं, जो महिला मजदूरी से जुड़ रही हैं, उनको अधिकारों को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पहल भी की है। यूनाइटेड नेशन ने 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना शुरू किया है, ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में, विशेष करके किसी के क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका को हम पूरी दुनिया के सामने उजागर कर सकें। भारत ने भी एक पहल की है, ठीक, भारत सरकार ने कह दिया है कि सभी कार्यक्रम और जितनी भी विकास गतिविधियां होंगी उसमें महिलाओं के लिए बजट का 30% अलग से रख दिया जाएगा। साथ साथ भारत सरकार कह रही है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट से जोड़ रहे हैं, छोटे छोटे लोन दे रहे हैं, ताकि वे कृषि से जुड़ी हुई चीजों में, कटाई बुनाई इत्यादि में निवेश कर सकें। यानी देखो, ये भारत सरकार कह रही है कि देखो हम लोन लेकर के आए, ये दीदी किसानी भी करती है तो सिलाई कटाई बुनाई भी करने लगी। कृषि विस्तार यानी खेती के विस्तार से जितनी भी योजनाएं हैं, सब में सरकार ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया है। और भारत सरकार भी 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मना रही है और धीरे धीरे महिला किसानों के अधिकारों में वृद्धि कर रही है। बस ये है कृषि का नारीकरण। समझ में आ गई बात? अब आप लोग, एक बात तो है, एक बात से मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ने लगे हो। उसका श्रेय मैं खुद को नहीं, आपको ही दूंगा। शुरू में आप लोगों ने बहुत परेशान किया, अब अच्छे से पढ़ने लगे हो। और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई का संबंध सिर्फ नौकरियों से नहीं है, सिर्फ नौकरियों से नहीं है। पढ़ोगे तो अपने भीतर के अकेलेपन से दो चार होगे, पढ़ोगे तो अपने भीतर की कमजोरियों से दो चार होगे और मजबूत बनके आगे निकलोगे। पढ़ोगे तो आप जान पाओगे ये जो दुनिया है ना, सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की रील्स में ही नहीं है। इसके बाहर भी दुनिया है, जो खेतों में है, किसानों में है, खेतों में है, खलिहानों में है, चूल्हों में है, चौकों में है, रोटी में है, गांव के सड़कों में है, शहर की पगडंडियों पर है, एक्सप्रेसवे पर है, नेशनल हाईवे पर है, लोकसभाओं में है। जब आप पढ़ोगे तो आप महत्वाकांक्षाओं के दबाव में जीना सीख जाओगे, सारे के सारे झूठे दबाव। लेकिन ये झूठे अलफनामे तभी समझोगे जब पढ़ोगे। एक होमो सेपियंस की और हमारी अंतिम यात्रा ह्यूमन की होती है, मानव की हो। जो होमो सेपियंस से ह्यूमन बनने की यात्रा है ना, जो मनुष्य को एक पारिवारिक प्राणी, एक सामाजिक प्राणी, एक पढ़ोगे तो इज्जत करना सीखोगे, अपने ही माँ बाप की।